नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें, बैठक में जनपद के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं सीडीओ ने पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, प्रमुख तिथियों और मतदाता सूची अद्यतन की प्रक्रिया के साथ ही बूथ लेवल एजेंट यानी BLA 2 की नियुक्ति से जुड़े निर्देशों को विस्तृत से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से सभी बूथों पर समय पर BLA 2 नियुक्त करने और मतदाता सूची के त्रुटि रहित पुनरीक्षण में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह भी किया। इस दौरान सीडीओ अभिनव शाह ने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया की सफलता का आधार पारदर्शिता और समयबद्धता है। उन्होंने राजनीतिक दलों से न केवल पुनरीक्षण कार्य में बल्कि स्वीप गतिविधियों और मतदाता जागरूकता अभियानों में भी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा जताई। बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों ने पुनरीक्षण कार्य को सफल बनाने और मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर के। उत्तराखंड सरकार राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, वेडिंग टूरिज्म और साहसिक खेलों का उल्लेख किए जाने के बाद सरकार ने इस सेक्टर के लिए नई कार्य योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि पिछले वर्षों में राज्य ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने बताया कि सीमांत क्षेत्रों में जैसे कि माणा, मुखवा आदि कैलाश, ज्योतिर्लिंगांग और प्रधानमंत्री के हालिया दौरों से भी पर्यटन को नई दिशा मिली है। धामी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड की स्वच्छ जलवायु, पर्वतीय गांव और धार्मिक स्थल सर्दियों में पर्यटन के लिए आदर्श डेस्टिनेशन बन चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, जो उन्होंने हमारे राज्य के अंदर पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा, विंटर टूरिज्म के संबंध में जो भी नवाचार हुआ है, जो काम हुआ है, और वो विभिन्न यात्राओं का स्वयं हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है, चाहे वो हमारे भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था माणा गांव हो, वहां आकर ही उन्होंने भारत का उसे पहला गांव की संज्ञा दी। उसके बाद मां गंगा का मायका मुखवा हरसिल में पिछले वर्ष जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, इस यात्रा में सम्मिलित होकर उन्होंने हमारी यात्रा का प्रोत्साहन किया और पूरे देश दुनिया के अंदर यात्रा का लोगों के अंदर ध्यान भी आया, प्रचार प्रसार भी हुआ। या सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश हो, ज्योलिंगकोंग जो 17,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई का क्षेत्र है, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। चाहे गुंजी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जागेश्वर धाम हो, अनेक क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और ये समय समय पर हम उनके यहाँ के प्रवास के माध्यम से और जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि माननीय मोदी जी का बार बार उत्तराखंड में आना और यहाँ के जनमानस के अनुरूप जो हमारी विकास की योजना है उनको हमें देना। और इसी क्रम में कल जब प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम हुआ था तो उस मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन हो, जो यहाँ के अन्य जो शीतकालीन जो यहाँ के गेम्स हो सकते हैं, यहाँ के 4 धाम की जो यात्राएं हो सकती है, उन सब बातों पर भी उन्होंने जो चर्चा की है। निश्चित रूप से हम सब उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना अपनत्व इस देवभूमि से है और इसके साथ साथ ही जो उनकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के अनुरूप हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी
उनको धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड के लिए भावनात्मक बातें भी बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार आने और भावनात्मक बातें करने से तो प्रदेश का विकास नहीं होगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ेंगे। दो इन्वेस्टमेंट में भी वो उत्तराखंड आए, लेकिन कितना इन्वेस्ट धरातल पर आया, कितने उद्योग पहाड़ चढ़े, इस पर बात होनी चाहिए। लगातार 8.5 सालों से राज्य में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है, 11 सालों से केंद्र में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है। डबल इंजन की बात लगातार भाजपा करती है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते तो जरूर है, लेकिन जन की बात सुनते नहीं है। इसी से युवाओं में आक्रोश है। इस राज्य में बेरोजगारों के पेपर लीक हुए, अंकिता भंडारी जैसे कांड हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के संवेदना के शब्द सुनने को उत्तराखंड तरस गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2.5 मिनट के संबोधन में उत्तराखंड के पर्यटन की विशेष रूप से चर्चा की। पीएम ने कहा, देश में विंटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास भव्य पर्वत है, समृद्ध संस्कृति है और एडवेंचर टूरिज्म की असीम संभावनाएं भी मौजूद है। पीएम के इस बयान के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हरीश रावत ने कहा कि साहसिक खेलों और एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखा जाए कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तक ये बात जरूर पहुंचाए कि मनुस्यारी में उन्होंने ही नैन सिंह सर्वेयर माउंटेनियर इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, जिसका जिक्र अब किया जा रहा है, जिसे बंद कर दिया गया था। बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। हमने तो साहसिक खेल हमारे समय में तो शुरू हुए थे, बल्कि मैंने तो मुख्यमंत्री जी से, अपना प्रधानमंत्री जी से पहुंचा दीजिएगा। मैंने एक और माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मुनस्यारी में खोला था, जिसका उन्होंने जिक्र किया, नैन सिंह सर्वेयर जी के नाम पर, उनको बंद कर दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीते दिन उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल और चुनाव अभियान कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और पूर्व अध्यक्ष करण माहरा शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग के साथ मिलकर विपक्षी दलों के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने और वोट चोरी करने की शिकायत पर भी विचार किया गया। साथ ही पार्टी संगठन के नए स्वरूप और प्रदेश कमेटी के पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी नेताओं से आग्रह किया कि वो मिलकर चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार करें और एसआईआर के खिलाफ अभियान चलाएं। जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उत्तराखंड प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इस समय इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, उसमें एसआईआर है। एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के विपक्षी दलों के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम कर रही है, जो बिहार में उन्होंने किया, वोट चोरी का जो काम पूरे देश में वो कर रहे हैं, उस संबंध में और इसी संबंध में जो आगामी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में विशाल रैली हो रही है, उसके संबंध में पार्टी के प्रदेश के संगठन के स्वरूप के बारे में, क्योंकि नए अध्यक्ष बने हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन होना है, उसमें कैसे सब लोगों को साथ लेकर के पार्टी नई कार्यकारिणी बनाए, गोदयाल जी की जो टीम बननी है, इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर बातचीत हुई। और उसमें प्रदेश अध्यक्ष गोदयाल जी के अलावा हमारे CWC के मेंबर करण महाराज जी, हमारे CEC के मेंबर और राज्य में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सम्मानित प्रीतम सिंह जी, हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, ये प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल हुए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। साइबर अपराधों की गहरी समझ और तेज कार्रवाई के लिए पहचाने जाने वाले अंकुश मिश्रा के
प्रमोशन देते हुए अतिरिक्त एसपी बनाया गया है। वर्तमान में वो सीओ साइबर के पद पर तैनात है, जहां उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी नई नियुक्ति से विभाग को उम्मीद है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क और अधिक प्रभावी और भी ज्यादा एक्टिव होगा। उन्होंने इस दौरान कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनका समर्पण पहले जैसा नहीं, बल्कि अब और अधिक मजबूत हो गया है। तो आपको बता दें, अंकुश मिश्रा की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ा दी गई है। उन्हें अतिरिक्त एसपी बनाया गया है। साइबर मामलों के विशेषज्ञ ऑफिसर जो है अंकुश मिश्रा, उन्हें प्रमोशन मिला है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं नैनीताल, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। भैरव दत्त पांडे सभी आए हुए पूरे प्रदेश से, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, सभी मैं आज के इस अवसर पर सभी हमारे दिव्यांग भाई बहन सभी का मैं इस अवसर पर आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हम सभी के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज जहाँ एक और हम आयु दिव्यांग उत्तराखंड के भवन का भी आज हमने यहाँ पर शिलान्यास किया है। वहीं उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के लिमिटेड के तथा समाज कल्याण विभाग के आईटी सेल के लिए बहुउद्देशीय कार्यालय भवन का भी आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। इसके साथ साथ आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग भाई बहनों को भी हम अभी पुरस्कृत कर रहे हैं। भाई बहन, आज जो मेरे सामने जो मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, ये किसी दिव्यांगता के प्रतीक नहीं, बल्कि इनकी अटूट मेहनत, अटूट इच्छा शक्ति, उज्जवल भविष्य का ये प्रतीक है। अभी आपने देखा हमारे यहाँ पर शानदार नमूना हम सबके सामने प्रस्तुत करें। सच में मन के अंदर तक छू लेने का काम उस बिटिया के माध्यम से हमारे सभी दिव्यांगजनों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व भी हुआ। इसलिए ये दिवस आज केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मैं उन असाधारण लोगों को, मैं सभी हम सब लोगों के लिए आज उन असाधारण लोगों को नमन करने का भी दिवस है, उनकी हिम्मत को प्रोत्साहन देने का दिवस है, उनके साथ खड़े होने का दिवस है, जिन्होंने संघर्ष में को शक्ति में, अपनी चुनौतियों को अवसर में और अपने कठिन जीवन को उदाहरण में बदलकर समाज को एक नई दिशा देने का काम आज यहाँ पर उनके माध्यम से हो रहा है। हमारे दिव्यांग भाई बहन आज प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दिव्यांगता को भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं, और करें भी क्यों न, क्योंकि मेरा मानना है दिव्यांगता केवल शरीर में हो सकती है, दिव्यांगता आपके सपनों में नहीं हो सकती है। आप सभी जानते हैं भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर, इन्होंने 1972 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की तैयारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12 घंटे में इंग्लिश चैनल को तय कर पार किया था। इतना ही नहीं, भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दोनों हाथ
न होने के बावजूद भी विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित कर दिया कि कमजोरी को किस तरह अपनी ताकत बनाया जा सकता है। हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में T20 ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को जीतकर भारत का नाम रोशन करने का काम किया। भाई बहनों, ऐसे आज लाखों उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है और अपनी दिव्यांगता को भूलकर आगे बढ़ने का हौसला ये आपको समाज में हर व्यक्ति से आगे खड़ा करता है, क्योंकि आप दिव्यांग नहीं हैं बल्कि समाज के दिव्य अंग हैं। भाई बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में आज दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं आज देश के अंदर लागू की गई है, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं ये उन्हीं की सोच का परिणाम है कि जो पहले दिव्यांगों के लिए विकलांग जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता था, वो समाज आज उनके हर कार्य को प्रेरणा की दृष्टि से देखता है। आज हमारे दिव्यांग भाई बहन हर स्तर पर समान उनको अवसर प्राप्त हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर दृढ़ संकल्पित होकर अनेक कार्य कर रहे हैं। आज सरकार की ओर से कोई भी नई इमारत हो, नया अस्पताल बनाया जा रहा हो, नया बस अड्डा बनाया जा रहा हो या कोई अन्य अवस्थापना खड़ी की जा रही है, तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी भी प्रकार की वहां जाने में, आने में, कार्यालयों में अंदर जाने में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। कोई पुरानी बनी इमारतों में भी इस प्रकार से परिवर्तन किया गया है कि दिव्यांग भाई बहन आसानी से, सरलता से वहां आ जा सकें, अपनी बात कह सकें, अपने काम उनके ठीक प्रकार से हों। आज कॉमन साइन लैंग्वेज को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और देश भर में आज इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ऐसे स्टार्टअप्स को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के क्या बात करें अच्छा प्राइज वाले आज सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं, युवा हैं, समाज में हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो अनेक प्रकार के काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। साधन संसाधन सुविधाएं उनके पास भले कम हो, लेकिन उनके अंदर अदम्य इच्छा शक्ति है, काम करने की परिश्रम है, लगन है, कौशल है, तो उनको सरकार हर दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। और स्टार्टअप्स में आज हमारे बहुत सारे युवा नौजवान भाई बहन आज आगे आ रहे हैं, अनेक प्रकार के नवाचार कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नए नए उत्पादन बना रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है और इसमें भी ऐसे स्टार्टअप्स जिनमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन को नई तकनीकी से सहायता से और अधिक सरल बनाने का भी। तो नैनीताल से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार से चिपको आंदोलन की प्रेरक गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि गौरा देवी का पर्यावरण संरक्षण में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने चिपका डालथू परना कंटन दव्या गीत के माध्यम से गौरी देवी के संघर्ष को याद किया, जो 1970 में उत्तराखंड के रेड़ी गांव में पेड़ों की कटाई के विरोध में शुरू हुआ था। गौरा देवी के नेतृत्व
में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस आंदोलन ने न केवल हिमालयी क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में पर्यावरण सुरक्षा को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने हिमालयी राज्यों में पेड़ कटाई पर 15 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया था। सभापति महोदय, गौरा देवी जी उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की जोशवट विकास खंड के रैणी गांव की भोटिया जनजाति की ग्रामीण महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और पेड़ों की कटाई के खिलाफ मातृशक्ति के द्वारा वृक्षों के आलिंगन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। आज आंदोलन के 51 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। पर्यावरण बचाने के लिए यह चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को इस सीमांत क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जब पेड़ों को काटने वाले ठेकेदारों द्वारा पेड़ काटने के लिए मजदूरों को भेजा। तब गौरा देवी जी के नेतृत्व में महिलाएं इन पेड़ों पर चिपक गई। उन्होंने कहा, पेड़ों को काटने से पहले उन्हें काटा जाए। इस आंदोलन की गूंज को भारत सहित संपूर्ण दुनिया ने सुना। चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण संरक्षण बड़ा मुद्दा बना दिया और यह आंदोलन भारत के हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार राज्यों तक फैल गया। इस आंदोलन का ही परिणाम रहा कि तत्कालीन भारत सरकार ने 15 वर्षों तक हिमालयी राज्यों में पेड़ कटान को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया। चिपको आंदोलन गौरा देवी जी के संघर्षों की कहानी है। जंगल प्रकृति के लिए कितने मूल्यवान है, उस समय के आंदोलन गीत में निहित है। चिपका डाली पर न कटन देवा, पहाड़ों की संपत्ति अब न लूटन देवा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस महान विभूति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। सभापति। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन के दौरान इलेक्ट्रिकल वाहन की मांग तेजी से बढ़ रही है और इस दिशा में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने बड़ी पहल की है। आपको बता दें, GMVN ने अपने गेस्ट हाउसेज और होटल को EV चार्जिंग स्टेशनों में बदल दिया है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत मिली है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने 12 और 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें से अधिकांश पूरी तरह से कार्यरत है। इस सुविधा का फायदा पर्यटकों को हो रहा है, खासकर ओली जैसे विंटर डेस्टिनेशंस पर EV चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दें, GMVN का ये कदम उत्तराखंड को ग्रीन टूरिज्म की दिशा में ले जाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा दे सकती है। चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गेस्ट हाउसेस में दिया गया है, तो लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। और बहुत से लोग जो भले ही हमारे गेस्ट हाउस में नहीं रुक रहे हैं या उनका कहीं और स्टे है या ऑन द वे उनको कोई इशू आता है, तो हमारे गेस्ट हाउसेज एक प्रकार से EV हेल्पिंग स्टेशंस का भी काम कर रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग के लिए कोई मदद लेनी है तो उनको एक आसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी एक सुविधा है और आने वाले समय में इसका लाभ मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे। और शीतकालीन यात्रा भी जैसा कि प्रस्तावित है, GMVN के द्वारा इसमें डिस्काउंट भी किया गया है और बहुत सारे पैकेजेस भी इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो 4 धाम यात्रा है विंटर टूरिज्म के दृष्टिकोण से। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां रेलवे स्टेशन 7 और 8 दिसंबर को पूरी तरह बंद रहेगा। इन दोनों दिनों के दौरान देहरादून टर्मिनल से ना तो कोई ट्रेन रवाना होगी और ना ही कोई ट्रेन आएगी। ये बंदी लोको शेड के इंटरलॉकिंग कार्य के कारण की जा रही है, जिसमें रेलवे ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान लगभग 20 रेलवे ब्रिज की मरम्मत भी की जाएगी। आपको बता दें, देहरादून रेलवे स्टेशन के लोको शेड का उपयोग ट्रेनों के इंजन की मरम्मत, रखरखाव और सफाई के लिए किया जाता है और इस कार्य के लिए स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। हालांकि इस दौरान हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद और सहारनपुर से ट्रेनें रवाना होती रहेंगी। यात्रियों को इस काम के दौरान असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का पालन करने का सलाह दिया गया है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। लेकिन चलते चलते चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पे।